नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। एलओसी पर ड्रोन घुसपैठ, सेना की जवाबी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर रविवार शाम तनाव बढ़ गया जब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन घुसपैठ की कोशिश की गई। राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को देखते ही मशीन गनों से फायरिंग की। सिर्फ राजौरी ही नहीं, सामा और पुंछ जिलों में भी ड्रोन देखे गए। सभी संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने स्टैंडर्ड प्रोसीजर लागू कर आसपास के पोस्टों को सतर्क किया और संभावित ड्रॉप जोन में तलाशी तेज कर दी। अधिकारियों के अनुसार ये ड्रोन पाकिस्तान से भारतीय हवाई क्षेत्र में आए, कुछ देर मंडराए और फिर वापस लौट गए। ईरान संकट पर ट्रंप का बड़ा बयान, सैन्य कार्रवाई के संकेत। ईरान में जारी प्रदर्शनों पर अब अमेरिका खुलकर सख्त रुख दिखा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वॉशिंगटन ईरान के हालात को लेकर बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिनमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल है। रविवार देर रात एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम इसे बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, हमारी सेना इस पर काम कर रही है, हमारे पास बहुत सख्त विकल्प हैं और जल्दी फैसला किया जाएगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के नेतृत्व ने उनसे संपर्क किया है और बातचीत करना चाहता है। उन्होंने कहा कि एक बैठक तय की जा रही है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी, बैठक से पहले भी हमें कार्रवाई करनी पड़ सकती है। ईरान की सड़कों पर खून का सैलाब, प्रदर्शन बना जंग का मैदान, सैकड़ों मौतें, हजारों गिरफ्तार। ईरान से ऐसे और सबूत सामने आ रहे हैं कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश में सुरक्षा बलों ने कितनी हिंसा की है। तेहरान में एक सूत्र ने रविवार को कहा कि यहाँ हालात बहुत खराब हैं, हमारे कई दोस्त मारे गए, वो गोलियां चला रहे थे, ये एक युद्ध क्षेत्र जैसा है, सड़कों पर खून ही खून है, वो ट्रकों में लाशें ले जा रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के पास एक मुर्दा घर के फुटेज में लगभग 180 बॉडी बैग गिने गए। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का कहना है कि उसने देश भर में 495 प्रदर्शनकारियों और 48 सुरक्षाकर्मियों की मौत की पुष्टि की है। एजेंसियों का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों की अशांति के दौरान 10,600 और लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं रविवार को ईरानी सरकार ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई में मारे गए शहीदों के लिए 3 दिन के शोक की घोषणा की है। नेतन्याहू का खुला संदेश, ईरान में सत्ता के बदलाव की उम्मीद। ईरान में जारी बड़े प्रदर्शनों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। कैबिनेट बैठक में नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान जल्द ही तानाशाही की बोझ से मुक्त होगा। नेतन्याहू ने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि फारसी जनता जल्द ही अत्याचार के इस बोझ से आजाद हो। जिस दिन ये होगा उस दिन इजराइल और ईरान फिर से शांति और समृद्धि के भविष्य के निर्माण में साझेदार बनेंगे। ट्रंप अब ईरान में इंटरनेट कराएंगे बहाल, बोले मस्क से करूंगा बात। ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच इंटरनेट बंद किए जाने पर अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो अरबपति कारोबारी एलन मस्क से ईरान में इंटरनेट बहाल करने को लेकर बात करेंगे। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि एलन मस्क इस तरह के काम में बहुत अच्छे हैं, उनकी कंपनी बहुत शानदार है। ट्रंप का इशारा एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और उसकी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक की ओर था, जिसका इस्तेमाल पहले भी ईरान में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए किया जा चुका है। ये बयान ऐसे समय आया है जब ईरानी सरकार ने प्रदर्शनों को रोकने के लिए पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। नोबेल पुरस्कार ट्रांसफर नहीं हो सकता, बोली नोबेल समिति। मचादो का ट्रंप के साथ साझा करने का प्रस्ताव था। नोबेल पीस प्राइज के आयोजकों ने स्पष्ट कर दिया है कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार साझा या किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। ये बयान उस विवाद के बीच आया है जब वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचादो ने कहा था कि वो अपना नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को देना या साझा करना चाहती हैं। नोबेल संस्था ने कहा है कि एक बार नोबेल पुरस्कार घोषित होने के बाद उसे किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता, न ही साझा या वापस लिया जा सकता है। बता दें, मचादो ने दावा किया था कि ट्रंप ने वेनेजुएला में एक सैन्य कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक बदलाव लाना था और इसी कारण उन्होंने पुरस्कार को ट्रंप के साथ साझा करने की इच्छा जताई थी। पूर्व नौसेना प्रमुख को वोटर पहचान नोटिस, 1971 युद्ध के वीर को अनमैप्ड बताया।
भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। ये नोटिस चल रहे एसआईआर अभियान के तहत वोटर लिस्ट में पहचान सत्यापन के लिए भेजा गया है। एडमिरल अरुण प्रकाश गोवा में रिटायरमेंट के बाद से रह रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिला, इसलिए उन्हें अनमैप्ड कैटेगरी में रखा गया है। चुनाव अधिकारी ने बताया कि सोमवार को उनके फॉर्म की जांच की जाएगी और उनसे संपर्क किया जाएगा। इस नोटिस पर सोशल मीडिया पर सवाल उठे हैं क्योंकि एडमिरल प्रकाश का पेंशन रिकॉर्ड और लाइफ सर्टिफिकेट पहले से सरकारी डेटाबेस में मौजूद है। गौरतलब है कि एडमिरल प्रकाश 1971 के भारत पाक युद्ध के नायक हैं और उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार का खंडन, स्मार्टफोन सोर्स कोड वाली खबर को बताया गलत। रविवार को केंद्र सरकार ने उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि भारत सरकार स्मार्टफोन कंपनियों से उनका सोर्स कोड मांगे जा रही है। यह दावा रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार मोबाइल फोन की सुरक्षा बढ़ाने के नाम पर कंपनियों को अपना सोर्स कोड सरकार को देने और सॉफ्टवेयर में बड़े बदलाव करने को कह सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां इस कदम का अंदर खाने विरोध कर रही हैं, लेकिन सरकार ने साफ कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह खबर भ्रामक है। गौरतलब है कि स्मार्टफोन कंपनियां अपना सोर्स कोड बेहद गोपनीय रखती हैं। एप्पल ने पहले भी चीन और अमेरिकी एजेंसियों को सोर्स कोड्स देने से मना कर दिया था। केंद्र सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी पीआईबी ने रॉयटर्स की रिपोर्ट को गलत बताया और साफ कहा कि भारत सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों को उनका सोर्स कोड देने के लिए मजबूर करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में पीएम मोदी का संदेश, सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध करने वाली ताकतें सक्रिय हैं, बोले। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को गुजरात में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में बड़ा बयान दिया। ये कार्यक्रम महमूद गजनवी के आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर आयोजित किया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि आज भी वही ताकतें सक्रिय हैं जिन्होंने आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि देश को सतर्क, एकजुट और मजबूत रहना होगा ताकि ऐसी ताकतों को हराया जा सके। पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ की कहानी हार की नहीं, जीत और पुनर्जागरण की कहानी है। हमलावर इतिहास के पन्नों में सिमट गए, लेकिन सोमनाथ आज भी गर्व से खड़ा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आजादी के बाद जब सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था, तब भी कुछ लोगों ने उसमें रुकावट डालने की कोशिश की थी। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत पहुंचे। पीएम मोदी से आज अहमदाबाद में बैठक होगी। जर्मनी के संघीय चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सोमवार सुबह अहमदाबाद पहुंचे। वो पीएम मोदी के निमंत्रण पर 12 से 13 जनवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। फ्रेडरिक मर्ज का यह भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। आज ही अहमदाबाद में पीएम मोदी और फ्रेडरिक मर्ज के बीच अहम बैठक होगी। इस मुलाकात में भारत जर्मनी संबंधों, व्यापार, तकनीकी और वैश्विक हालात पर चर्चा होने की उम्मीद है। अमेरिका पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव क्रिटिकल मिनरल्स पर होने वाली बैठक में लेंगे हिस्सा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव रविवार को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। अश्विनी वैष्णव यहां क्रिटिकल मिनरल्स पर एक मीटिंग में हिस्सा लेंगे जिसकी मेजबानी अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.